हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 7, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये जो चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक्स को हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें अल्कोहल्स क्या हैं और इनका जो नोमेनक्लेचर होता है किस तरीके से होता है, फिर ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। इन सारे टॉपिक्स पे हमने पहले ही वीडियो बना रखा है। आपने अब तक अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो पे आते हैं। तो इसके कुछ टॉपिक्स को हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बेटा आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। आइसोमेरिज्म क्या होता है? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स whose molecular formula is same but structural formula is different। जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाती हैं। और इस घटना को, इस फेनोमेनन को, ये दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ब्यूटेन, जैसे CH3, CH2, CH2 and CH3, this is normal butane and this is आइसोब्यूटेन। तो ये देखिए दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे बेटा वो जो है सेम ही होंगे, C4H10, बट लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों के अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स। इन दोनों को एक दूसरे का हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं और इस घटना को, इस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा पेंटेन है उसमें भी 3 आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहा जाए, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन हम लोग कहते हैं, या प्राथमिक से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी भी उसको हम लोग बोल सकते हो। तो उसी तरीके से जो एल्कोहल्स होते हैं ना बेटा, इसमें भी आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है और इसमें मेनली 4 टाइप्स के आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट ब्रांच में डिफरेंस हो रहा है। जैसे देख लो, ये चेन आइसोमेरिज्म है, ये नॉर्मल चेन है और ये ब्रांच वाला चेन है। ठीक है, तो ये जो है चेन आइसोमेरिज्म हो गया। जैसे देखिए alcohols containing 4 or more carbon atoms exist chain isomerism in which the isomers differ in the chain of carbon atom attached to the hydroxyl group। for example देखिए यहाँ पे क्या है, ये ब्यूटेन है, 1 आल है, यानी इसको हम लोग 1 ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड 1 ब्यूटेनॉल। और ये नॉर्मल चेन है। ये कौन सा चेन है बेटा? नॉर्मल चेन है, नॉर्मल चेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, ये एक ब्रांच चेन हो गया है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 कार्बन है एक सीधी लाइन में, तो और दूसरे वाले कार्बन से जो है मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 आल। तो ये क्या हो रहा है, फार्मूला बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है ना उसकी वजह उसमें डिफरेंस हो रहा है और वो भी चेन में डिफरेंस हो रहा है। एक का नॉर्मल चेन है, बिल्कुल सीधा चेन है, दूसरे का ब्रांच निकला हुआ है, ब्रांचिंग है उसमें, तो ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया। एंड सेकेंड वन इज पोजिशन आइसोमेरिज्म। पोजिशन आइसोमेरिज्म होता है बेटा जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। कहीं पे 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, कहीं पे 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, कहीं पे पहले वाले ही कार्बन से जुड़ गया है। तो पोजीशन में डिफरेंस होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके पोजीशन में डिफरेंस होता है, बाकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए द अल्कोहल कंटेनिंग 3 और मोर, देखिए इसमें क्या था बेटा कि जो चेन आइसोमेरिज्म हो उसमें 4 और मोर कार्बन एटम्स होने चाहिए। 4 से अगर कम कार्बन एटम हो गए ना तो वो चेन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। और यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें 3 और मोर कार्बन एटम्स होने चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स है या 3 है तभी ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, वरना फिर ये नहीं करेगा। 3 से अगर कम कार्बन एटम्स हो जा रहे हैं किसी कंपाउंड में, किसी एल्कोहल में, तो फिर वो पोजीशन आइसोमेरिज्म जो होगा उसको शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 प्रोपेनॉल है, पहले वाले कार्बन से हमारा ओल जुड़ा है, OL जुड़ा है, और यहाँ पे
टू प्रोपेनॉल है, यानी दूसरे वाले कार्बन से जो है हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो आइसोमेरिज्म्स होंगे, जो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस फेनोमेनन को, इस घटना को हम लोग कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या जो एल्कोहल हो उसमें 3 और 3 से ज़्यादा कार्बन एटम होने चाहिए, फिर इसमें 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम होने चाहिए, तभी जो है वो चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2 और इसके पार्ट्स हैं बेटा, वो क्या क्या हैं? ये आगे बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। जो भी एल्कोहल्स होंगे उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे बट फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो वैसे जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग कहते हैं क्या? फंक्शनल आइसोमर्स, और इस घटना को कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का मतलब हो गया कि उसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 1 से ज़्यादा ना हो। containing 2 or more carbon atom exist functional isomerism in which isomers differ in the functional group। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने कार्बन रहेंगे पहले वाले में उतने ही कार्बन दूसरे वाले में, जितने हाइड्रोजन पहले वाले में उतने ही हाइड्रोजन दूसरे वाले में भी, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एथेनॉल है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखा जाए बेटा तो C2H5 और OH है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H6O है। ठीक है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो C2H6 और O है। देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की वजह से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप O है जिसको हम लोग ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे OH की वजह से इसका नाम एथेनॉल आ गया और यहाँ पे ईथर की वजह से इसका नाम हो गया मेथॉक्सीमेथेन। इसका नाम क्या हो गया? मेथॉक्सीमेथेन। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया है, एक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरे में ईथर ग्रुप है, बाकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। तो ये दोनों यानी मेथेनॉल, एथेनॉल और मेथॉक्सीमेथेन, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस घटना को, इस फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स मतलब जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, कंटेनिंग कीरेल कार्बन एटम एग्जिस्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कीरेल कार्बन एटम का मतलब होता है कि जो कीरेल कार्बन एटम्स होते हैं ना बेटा, उसमें जो कार्बन होता है उसके सारे जो वैलेंसीज होती हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के द्वारा, अलग अलग एटम्स के द्वारा सेटिस्फाई होती हैं, तो उसको हम लोग कीरेल कार्बन बोलते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस एल्कोहल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है उसके पास एक ना एक कीरेल कार्बन एटम होने चाहिए। कीरेल कार्बन एटम का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कार्बन एटम होना चाहिए जिसकी चारों वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो उसकी जो 4 वैलेंसीज हैं वो अलग अलग एटम्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा सेटिस्फाई हो रहे हैं, कोई दो आपस में सेम नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए CH3HOH और ये यहाँ पर भी वही चीज़ है, सारी चीज़ें अलग अलग है। इसको ना हम लोग स्टार से दिखाते हैं, ये स्टार है, यहाँ पे ये स्टार है, मतलब ये कीरेल कार्बन एटम है। और मिरर जब हम लोग बीच में रखेंगे ना तो सब कुछ सेम रहेगा, बस लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम अपने हाथ की बात करें तो ये राइट साइड है, राइट में OH दिख रहा है और इसके लेफ्ट में जो है हाइड्रोजन दिख रहा है। हमने यहाँ पे मिरर रखा तो जब इसका इमेज बनेगा तो ये दोनों, ये और ये मान लीजिए हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। जब मिरर के सामने इसको रखेंगे ना तो जो राइट में था देखिए ये लेफ्ट में आ गया और ये जो है राइट में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब शो होता है? जब किसी भी एल्कोहल में कीरेल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आई बात समझ में? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है कि अगर हम बीच में मिरर रख दें तो जो उसके लेफ्ट और राइट साइड में मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे या एटम्स जुड़े होंगे वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखेंगे बेटा एक जैसे मान लो हमने अभी आइसोमेरिज्म पढ़ा तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है
सी हमारे पास है C5H12 और O, ठीक है, C5H12 और O, ये चीज़ है हमारे पास। और इसके कम से कम 5 आइसोमर्स आपको बताने हैं, कम से कम 5 आइसोमर्स, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 आइसोमर्स बनाने हैं। तो क्या क्या बन सकता है, देखिए, पहला तो ये हो जाएगा, मान लो हमारे पास CH3 CH2 CH2 5 है ना, तो CH2 और यहाँ पे हमने रखा OH, ठीक है। और फिर कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर अगर है तो मैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ तो यहाँ पे ना 2 नहीं रहेगा, बस H हो जाएगा। तो देख लो, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 CH2 फिर CH CH2 OH और CH3। देख लीजिए, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 6 2 8 8 2 10 11 और 1 12, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, इसका नाम देख लीजिए, पहले क्या पड़ेगा, कार्बन की संख्या काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। देखो ये जो है इसके तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 2 मतलब 1 2 2, इसका नाम क्या डालेंगे हम लोग, 2 मिथाइल, या एक ऐसा करते हैं ना बेटा, रुक जाओ, पहले ना नॉर्मल वाला चेन बनाते हैं, पहले ना हम लोग नॉर्मल वाला बनाते हैं, पूरा सिंपल सा, पहले नॉर्मल वाला, ठीक है। देखो जैसे CH3 CH2 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 और OH, ये हो गया, ये बिल्कुल सीधी चेन है, नॉर्मल चेन है बिल्कुल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम लोग इसको 1 पेंटेनॉल बोल सकते हैं, 1 पेंटेनॉल, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पेंटेन 1 ऑल, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। आई बात समझ में, ये एक हो गया। दूसरा जो है हमारे पास ये हो सकता है 1 नंबर, 2 नंबर हम लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, फिर CH2 फिर OH, देख लो बेटा, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखोगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है किधर से आ रहा है, 1 इधर से जुड़ रहा है, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, 1 2, यानी दूसरे नंबर, ऐसे काउंट होगा 1 2 3 4, दूसरे नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन से जो है मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, 2 मिथाइल, ठीक है। और कितने, मतलब सीधे वाले चेन में कितने कार्बन हो रहे हैं, ब्यूटेन 1 आल, 2 मिथाइल और ब्यूटेन आल, इसको ना बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तीसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे तीसरा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 और CH2OH, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, देखिए, पहले तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, अगर 1 2 3 ऐसे जोड़ते हैं, 1 2 3, तो दोनों ही केस में जो कार्बन एटम की संख्या आ रही है वो 3 3 आ रही है। तो चाहे आप ऐसे काउंट कर लीजिए, चाहे आप ऐसे काउंट कर लीजिए, दोनों ही केस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेकिन हमको काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से ये पहले आता हो, तो 1 2 और इधर से भी जोड़ेंगे तो 1 2, तो जानते हो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2,2 डाई मेथिल, 2,2 यानी दूसरे, ऐसे हम लोग काउंट कर रहे हैं, 2,2 डाई मेथिल
डाईमिथाइल, कितने कार्बन हो रहे सीधी चेन में, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, 2,2 डाईमेथिल 1 ऑल, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है बेटा हमारे पास, थोड़ा सा और डिस्टेंस छोड़ना चाह रहा है, चौथा मैं यहाँ पे बना रही हूँ। चौथा हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम इस तरह बना दें, मान लो CH3 CH2 CH CH2 CH2 और हमने यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है। तो 1 2 3 इधर से भी काउंट कर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 2 3, आप किधर से भी काउंट कर लीजिए। तो जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे आ रहा है, तीसरे नंबर के कार्बन पे आ रहा है। इधर से भी काउंट करोगे तो 1 2 3 और इधर से भी काउंट करोगे तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर के कार्बन पे जो है हमारा OH ग्रुप आ जा रहा है। और पूरे सीधे चेन में कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नाम क्या देंगे देख लो, पेंटेन 1 2 3, तीसरे कार्बन से आ रहा है ना, 1 2 3, हाँ इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन से आ रहा है, तो इसका हम लोग नाम देंगे 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। सॉरी 1 ऑल नहीं होगा, 1 2 3 तीसरे कार्बन से जुड़ा है ना, तो यहाँ पे ई नहीं रहता है बेटा, ई हट जाता है और इसको इरेज ही करना पड़ेगा। पेंटेन फिर 3 ऑल, ये हो गया, ठीक है। और पांचवा जो है हमारे पास वो क्या हो सकता है, पांचवा मैं यहाँ बना दूँ क्या, देखो पांचवा यहाँ बन सकता है, देखिए CH3 CH CH CH3, यहाँ पे हमने रखा CH3 और यहाँ पे हमने रखा OH, ठीक है। तो देखो काउंटिंग किधर से करा जाए, 1 2, अगर हम इधर से कर रहे हैं तो OH ग्रुप जो है 2 पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 पे जा रहा है, तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, काउंटिंग जो है हम लोग इधर से करेंगे 1 1 2 3 4। इसका क्या नाम डालेंगे बेटा हम लोग, देखिए क्या क्या जुड़ा है, दूसरे वाले से ऑल जुड़ा है और तीसरे वाले से मिथाइल जुड़ा है, और पूरे सीधे वाले चेन में पेरेंट चेन जिसको बोलते हैं उसमें कितने कार्बन हो रहे हैं बेटा, 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन ई नहीं रहता है वहाँ बेटा, 1 2 दूसरे वाले से 2 आल, या ऐसे लिख सकते हो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 पेंटेनॉल, ठीक है। तो ये कुछ इनको हम लोग, ये सारे कंपाउंड जो है ना एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये पूरी घटना जो होती है आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो इस तरीके से जो है आइसोमेरिज्म बनता है। तो जो एल्कोहल्स हैं वो भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और एल्कोहल जनरली किसके साथ आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ईथर के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि आइसोमेरिज्म क्या है एल्कोहल में। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो एल्कोहल है वो क्या है, उसके नोमेनक्लेचर किस तरह से होते हैं, उनके आइसोमेरिज्म किस तरह से शो करते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे बेटा कि जो एल्कोहल्स हैं उनको बनाया कैसे जाता है। तो देखो बेटा कोई भी कंपाउंड हो उसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। मान लीजिए हमको कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री चलाने में, बड़े बड़े कारखाने के बड़े बड़े फैक्ट्री में उसका यूज़ होता है। तो अगर हम लोग उसको लैब में बनाए, लेबोरेटरी में, स्कूल के लेबोरेटरी में बनाए, तो वहाँ तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाई जाती है, थोड़े थोड़े अमाउंट्स में बनाए जाते हैं। तो वहाँ उसके हेल्प से हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री को तो चला नहीं सकते हैं। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी बड़े पैमाने पर आपको जो होता है किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है। तो इसलिए वहाँ पर हम लोग उस हिसाब से बनाते हैं कि ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपाउंड बन रहा है वो बने। तो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। और जो हम लोग बस थोड़ी सी बनाते हैं चेक करने के लिए कि हमने बनाया या नहीं, बनाया तो सही बना या नहीं, मतलब उसको हम लोग बस बना करके टेस्ट करते हैं, दिखा देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लैब मेथड।
यानी लेबोरेटरी में हम लोग किस तरह बनाते हैं। लेबोरेटरी में कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो हम लोग थोड़ा ही सा बना पाएंगे, इन स्मॉल अमाउंट ही बना पाएंगे, लेकिन वही अगर इंडस्ट्रियल मेथड से आप किसी चीज़ को बना रहे हैं तो वो काफ़ी बड़े पैमाने पे लार्ज अमाउंट में बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एल्कोहल्स जो है ये तो वैसे ही हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रहा है, इसलिए इसके लैब प्रोसेस भी होंगे और इंडस्ट्रियल तरीके भी होंगे। इंडस्ट्री में हम लोग इसको किस तरह से बनाते हैं, मतलब इंडस्ट्री को चलाने के लिए इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो उसके भी कई सारे प्रोसेस हैं। तो पहले हम लोग लैब प्रोसेस देखते हैं कि लैब में हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला है प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स, यानी जो हेलो एल्केन्स होते हैं उससे भी हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। देखिए RX जो है हेलो एल्केन है, KOH जो है एल्कोहलिक KOH, इसको हम लोग एक्वस KOH बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब किसी भी हेलो एल्केन की रिएक्शन जो होती हैं एल्कोहल एक्वस KOH के साथ कराया जाता है और उन दोनों को आपस में हीट किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो एल्कोहल बनता है और जो हमारा KX है यानी पोटेशियम हाइलाइट्स वो बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, ब्रोमोएथेन KOH के साथ इसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो एथेनॉल बन रहा है और KBr जो है वो बाहर निकल जा रहा है। फिर यहाँ पे हमने 2 ब्रोमोप्रोपेन लिया हुआ है, KOH के साथ उसको हमने रिएक्शन करवा दिया, हीट करवा दिया, तो 2 प्रोपेनॉल बन रहा है और KBr जो है वो बाहर हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हेलो एल्केन के हेल्प से इस रिएक्शन को बेटा आपको याद रखना है, इसमें जो है ना इस रिएक्शन को याद रखना है बिल्कुल भी, ये रिएक्शन आपका मेन है, ये रिएक्शन आप याद रखोगे ना तो आसानी से ये जो रिएक्शंस आप लिख रहे हो आसानी से लिख लोगे, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ रहेगा, मान लीजिए हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं C3H7Br प्लस KOH, इसको हमने हीट किया तो हमारे पास बन गया C3H7OH प्लस KBr, इस तरीके से भी हो सकता है। तो मेन हमारा मकसद क्या है, ये वाला फार्मूला बेटा याद होना चाहिए, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, वो फार्मूला आप याद कर लोगे तो कोई भी रिएक्शन हो आप लिख सकते हो, क्योंकि R क्या है, एल्किल ग्रुप है, आपको भी पता है, X क्या है, कोई ना कोई हैलोजन है, तो R के साथ X जोड़ दीजिए, उसके बाद KOH, दोनों को हीट करिए, रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड पढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब जो दूसरा मेथड है वो है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन करके भी अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए alcohols are easily prepared by the reduction of aldehydes and ketones. The reduction is carried out by common reducing agents such as hydrogen in presence of catalyst, such as finally divided platinum, ये सारी मतलब जो रिडक्शन है एल्कोहल एंड कीटोन का रिडक्शन करके, एल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का रिडक्शन करके हम लोग जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जनरली जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का रिडक्शन होगा वो हम लोग हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे और आसानी से जो है रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए उसके लिए बेटा ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो ये फार्मूले हैं और उस फार्मूले के आधार पे यहाँ पे हमने एक एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। जैसे देखो RCHO, R जो है हमारे पास रेडिकल्स है, रेडिकल्स उसको बोलते हैं, या उसको हम लोग एल्काइल ग्रुप्स भी बोलते हैं। इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया बेटा, H2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैडमियम, निकेल, तो हमारा क्या बन जाता है RCH2OH। R भी वहाँ पे जो है वो एक एल्किल ग्रुप है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, H2 के साथ हमने रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या निकेल, तो हमारा एथेनॉल बन गया, ठीक है। उसी तरह कीटोन का हमने H2 के साथ रिएक्शन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो जो है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। मतलब प्राइमरी एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। आई बात समझ में? तो आप ये कह सकते हो रिडक्शन ऑफ aldehyde gives primary alcohol, ये पहला हो गया। और दूसरा हो जाएगा बेटा रिडक्शन ऑफ कीटोन gives secondary alcohol। आई बात समझ में? यानी जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे, मतलब एल्डिहाइड का हम लोग जब
रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम, तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और जब हम लोग कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे, यानी कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैडमियम, तो जो है हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से भी जो है हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला प्रिपरेशन क्या है बेटा, देख लो। बहुत सारे तरीके हैं। बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करके भी हम लोग जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन, मतलब किसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवा देंगे बेटा, LiAlH4, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। फिर एथेनोइक एसिड है, उसी से बेस्ट रिएक्शन हमने करवा दिया है, तो ये हमारा एथेनॉल बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से भी हम लोग अल्कोहल का, तो बेटा आपको ना बस ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला। ठीक है, और रिडक्शन जब हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे तो जो अल्कोहल मिलेगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, उसके बाद है बेटा, अभी हम लोग इसमें कुछ याद करने वाली बात है बस बेटा, आपको कुछ समझने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ भी हम लोग मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी हम लोग जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है आपको भी पता होना चाहिए, RMgX जो होता है, RMgX ये जो होता है, इसी को ना हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। RMgX जो है, R का मतलब कोई भी रेडिकल्स हो जाएगा, यानी एल्किल ग्रुप हो जाएगा, और Mg जो है मैग्नीशियम है, X जो है कोई हैलोजन है। ठीक है, तो ये RMgX जो है यही हमारा क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX R एल्काइल और एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड्स, मतलब कार्बन हो Mg बॉन्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मतलब उसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है वो इस फॉर्म का होता है। ठीक है, और उससे भी जो है हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है ये जो है, ये हमारे पास देखिए क्या है कि ये कोई कार्बोनिल एल्डिहाइड है। ठीक है, और यहाँ पे ना बेटा ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये नहीं होगा, डबल लाइन नहीं होगी। डबल लाइन अगर रहेगी तो फिर वो डबल बॉन्ड माना जाएगा, और जबकि वो कीटोन है तो कीटोन में C और O के बीच डबल बॉन्ड होता है, C और O के बीच डबल बॉन्ड होता है, यहाँ C के पास नहीं होता। ठीक है, अब देखिए C के ऊपर जो होता है ये मतलब पार्शियली प्लस चार्ज हो जाता है, O के ऊपर जो होता है पार्शियली माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक है, फिर जो हमारा R है, R के पास मतलब ये हमारे पास जो है रेडिकल्स है, तो इसके पास जर्नली जो होता है माइनस चार्ज हो जाता है, और इसके पास Mg के पास जो होता है प्लस चार्ज हो जाता है, Mg के पास। ठीक है, तो क्या होता है कि R जो है मतलब इसका जो माइनस वाला पार्ट है, रेडिकल्स का जो माइनस वाला पार्ट है वो इसके प्लस वाले पार्ट से जाकर रिएक्ट हो जाता है, यानी ये कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, पार्शियली प्लस चार्ज है, तो वो जाके माइनस वाले से ऐड हो गया, यानी C के साथ R आ गया। ठीक है, और O जो है O के साथ ये MgX आ जाता है, यानी O MgX एक साथ हो जाते हैं। तो देखिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ हमको रिएक्शन करवाना पड़ता है, और फिर इस तरह से बनता है, और फिर हम लोग इसका जो है हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है, जो हमारा अल्कोहल है वो बन जाता है, और MgOH जो है यानी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो बेटा। ठीक है, देखो अभी मैं लिख रही हूँ, देखो बेटा, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में बेटा 3 होते हैं, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है एल्डिहाइड, और एक होता है कीटोन। ये कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन तीनों में क्या होता है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए जब हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं ना, O और यहाँ पे H। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, और जब कीटोन बनाना होता है तो C डबल बॉन्ड O, इधर भी
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी और ओ के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सी और ओ के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ भी सी और ओ के बीच डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, अब एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हमने कार्बोनिल कंपाउंड की जगह पे हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या हो गया ये CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये क्या है बेटा हमारे पास, ये जो है फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, और इसका हमने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, CH3MgBr के साथ। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ तक, और RMgX तो CH3R हो गया, MgX हो गया, CH3 क्या हो गया, R हो गया, Mg हो गया, और X जो है वो तो मतलब हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर ड्राई ईथर इसी की तरह फिर बनाएंगे बेटा, बनेगा क्या देख लो, बिल्कुल सेम इसी तरह CH यहाँ पे R है, और इस वाले फॉर्मूले में R क्या है, यही ना है R, तो R जो है C के साथ आके जुड़ जाएगा, यानी CH3 हो जाएगा। ठीक है, R CH3 हो गया, और बाकी क्या बच रहा है, OMgX। तो OMgX, X क्या था हमारे पास देख लो, X जो है हमारे पास क्या है, Br है, तो यहाँ पे आ जाएगा Br। ठीक है, अब इसका हम लोग फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे। तो वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा गया है ना उसी तरह लिखिए, H + H2O, और यहाँ पे लिख लो हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो क्या बनेगा, CHR की जगह क्या रखेंगे बेटा हम लोग, CH3, R की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, CH3, और ये हो गया OH। ठीक है, और फिर Mg, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, MgOH। X हमारे पास क्या है बेटा, X ये Mg है, और ये जो है X है, ये R हो गया, ये Mg हो गया, X हो गया, X की जगह क्या रख लेंगे, Br। आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट के हेल्प से भी बेटा हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के हेल्प से हम लोगों ने एक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे आते हैं हम लोग, और अगला है बेटा फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। जो फॉर्मल्डिहाइड्स होते हैं ना वो प्राइमरी एल्कोहल, वही वाली चीज़ है जो भी हमने लिखा ना, वही वाला चीज़ है। फॉर्मल्डिहाइड जो है प्राइमरी एल्कोहल देता है, यानी फॉर्मल्डिहाइड जो है उसको जब हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक प्राइमरी एल्कोहल देता है। देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज़ है जो अभी हमने बताया। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा, अगला टॉपिक है ऑल एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड गिव सेकेंडरी एल्कोहल्स। मतलब केवल फॉर्मल्डिहाइड जो है वही प्राइमरी अल्कोहल देता है, बाकी जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ऑल एल्डिहाइड्स, बाकी जितने भी अदर टाइप के एल्डिहाइड्स होते हैं वो क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये एथेनॉल है, और यहाँ पे जो है 2 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, बिल्कुल वही प्रोसेस है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन करवाया है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, यानी जो हमारा एथेनॉल है या एसिटिल्डिहाइड है वो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, केवल जो फॉर्मल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल देता है। फिर ये देखिए हमारे पास एसीटोन है जिसको हम लोग प्रोपेनोन भी बोलते हैं, और ये सब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वो जो देता है टर्शियरी अल्कोहल देता है, यानी 3 डिग्री का अल्कोहल देता है। आई बात समझ में, यानी आप ये कह सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वो देता है प्राइमरी अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वो देता है सेकेंडरी अल्कोहल, और प्रोपेनोन यानी कीटोन जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वो देता है टर्शियरी अल्कोहल, यानी 3 डिग्री का अल्कोहल। आई बात समझ में। तो आपको ना बेटा बस फार्मूला याद रखना है, हमने अभी इन्होंने बताया जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ फार्मूला है वो बस याद करना है, और ये देखो बेटा ये सारी चीज़ें जो है ना आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसको हम लोग बता दें तो फिर आप आसानी से ऐसा कर लोगे, नहीं बेटा। उसके बाद है बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जो एस्टर होता है उसका हाइड्रोलाइसिस करके भी हम लोग जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। देखो ये एक एस्टर है, ये बेटा एक एस्टर है, ठीक है,
ये क्या है, एक एस्टर है जिसका फार्मूला होता है ROR, ये एस्टर है, ठीक है। और इसका हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया है, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बना है और हमारा एल्कोहल जो है वो बाहर हो गया। देखिए ये हमारा एक एस्टर है जिसका नाम है इथाइल एसीटेट, और इसका हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिया है और एथेन के साथ, मतलब एथेन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया है, तो सोडियम एसीटेट और इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये पांचवा मेथड था एल्कोहल के फॉर्मेशन करने का, ठीक है। अब ये सारे मेथड ना बेटा, सारे के सारे मेथड जो है लैब मेथड है बेटा, एक भी अभी हमारे पास जो है कहा जाता है इंडस्ट्रियल मेथड नहीं आया है, सारे के सारे लैब मेथड है। उसके बाद जो आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है कि इसमें जो होता है, हम लोग देखिए क्या है, एल्केन्स रिएक्ट विथ डाई बोरेन B2S6 टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन्स with subsequent treatment with alkene H2O2 gives alcohol. This reaction involves the addition of water to double bond opposite to the Markovnik's rule. एंटी मार्कोनिक्स रूल्स होता है ये। इसमें क्या होता है ना बेटा, देखो ये एल्कीन है, इसके हमने डाईबोरेन के साथ रिएक्शन करवा दिया, डाईबोरेन का फॉर्मूला B2S6 है, ठीक है। तो हमने एल्कीन का रिएक्शन डाईबोरेन के साथ करवाया, तो जो हमारा डबल बॉन्ड था ना ये ब्रेक हो गया और वो सिंगल बॉन्ड में चला गया, मतलब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, और जो डाईबोरेन थे B2 थे वो दोनों कार्बन के साथ ऐड हो गए। फिर हमने उसका H2O2 के साथ रिएक्शन करवा दिया या H2O2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो क्या हो गया, हमारा जो है एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। जैसे देखो मान लो क्या कहा जाए, C2H4 प्लस, इसको हम लोग इसी तरह लिखे क्या, मतलब बॉन्ड के फॉर्म में, ताकि हमको बॉन्ड भी पता चले, ठीक है। जैसे देखो बेटा इसी के फॉर्म में बिल्कुल लिखते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, फिर दिस इज H, दिस इज सॉरी यहाँ पे H लिखते हैं, ठीक है। डाईबोरेन ये है बेटा, तो हम लोग आप ऐसे लिख सकते हैं H डाईबोरेन यानी B2S6, ऐसे लिख दीजिए B2S6 ये डाईबोरेन है, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन करवा दिया, तो क्या होगा, जो हमारा यहाँ डबल बॉन्ड था ना वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C H H H H एंड दिस इज B एंड दिस इज B, ठीक है। इसको फिर हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, H2O2 और OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, B जो है ना वो हट जाएंगे और वहाँ पे क्या आ जाएगा, C H H H C फिर H H और OH, ये हमारा आ गया एथेनॉल। तो इस तरीके से भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब हाइड्रोबोरेशन का यानी डाईबोरेन का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो भी हम लोग जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला जो है हमारा फ्रॉम एथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन, फ्रॉम एथिलीन ऑक्साइड के हेल्प से भी हम लोग इस रिएक्शन के थ्रू, ये पूरा डायरेक्टली एक एग्जांपल ही लिखा है, फ्रॉम एथिलीन ऑक्सीडाइज के थ्रू भी हम लोग एक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो ये जो है हमारा एथिलीन ऑक्साइड है, ठीक है, उसका हमने देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये R है, ये Mg है और ये जो है हमारा Br है। तो एथिलीन ऑक्साइड के साथ हमने किसका रिएक्शन करवाया, इसका नाम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो देखिए हमारे पास क्या बन गया, बस जो है ये पूरा मतलब ये OMgBr जो है ऐड हो गया कि वहाँ पे, और फिर हमने H2O के साथ रिएक्शन करवा दिया तो प्रोपेनॉल बन गया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही देखिए यहाँ पे ऑक्साइड था तो वो ऑक्सीजन जाके यहाँ पे ऐड हो गया, ऑक्सीजन जो है जाके ऐड हो गया और बन गया हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड। फिर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना 2-प्रोपेनॉल बना, क्योंकि देखिए यहाँ भी कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन टोटल दिख रहा है ना पूरे क्लोज वाले में, तो ये 2-प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग उसके बाद है बेटा ये जो है ना बेटा क्या कहा जाए, इंडस्ट्रियल मेथड है एल्कोहल बनाने का, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। अब तक हमने जितने भी
मेथड पढ़े इथेनॉल के फॉर्मेशन के, वो सारे जो थे ना बेटा लैब मेथड थे, यानी आप उस रिएक्शन के थ्रू लैब में रिएक्शन करवा सकते हो और लैब में एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। बट अब जो है हम लोग इथेनॉल अब जो है हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड में, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल जो है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल फील्ड में कैसे बनाएंगे। हमने पहले ही कहा बेटा कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसके बनाने के दो तरीके होते हैं, एक लैब प्रिपरेशन होता है जो हम लोग लैब में बनाते हैं, और दूसरा जो होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, यानी हम लोग इंडस्ट्री को, बड़े बड़े इंडस्ट्री को चलाने के लिए उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री को जब चलाना है तो लैब में जैसे हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा बनाकर चेक कर लेते हैं या थोड़ी सी अमाउंट में बना लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है। तो उस तरह से हम लोग बना करके जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री को तो चला नहीं सकते हैं, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए यहाँ पर जो एल्कोहल है उसको हम लोग बना रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो इसको आप कह सकते हो ना बेटा कि ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे हम लोग क्या कहें, इसका नाम तो कुछ देना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इंडस्ट्रियल फील्ड में मतलब आपको लार्ज अमाउंट में एल्कोहल बनाना है, क्योंकि एल्कोहल का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को चलाने में इसका यूज़ किया जा रहा है। फिर आपने देखा भी कि कई सारे चीज़ों को बनाने में इसका यूज़ हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी इसका ज़रूरी है, लार्ज अमाउंट में बनना भी चाहिए ये, तो उसके लिए कई सारे तरीके हैं। एथेनॉल फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, यानी इसी को हम लोग मोलासेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है ये। मोलासेस इज नॉन क्रिस्टलाइन form of sugar obtained as the mother liquor after crystallization of sugar from sugar solution. This contain about 50% sugar. It is distilled about 10% solution and yeast is added and kept for 2-3 days. Yeast both of which have the molecular formula, ये शुगर है, शुगर का फॉर्मूला है बेटा वो। सप्लाई द एंजाइम इन्वेस्ट maltase and जाइमेस। The enzyme inverts hydrolysis source to glucose and fructose. The enzymes convert glucose and fructose to ethanol. मतलब ये देखिए बेटा, लाइन्स पढ़ के उतनी क्लियरनेस नहीं आ रही। देखिए है क्या, एथेनॉल फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, मतलब शुगर सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, गन्ने का जो रस होता है, आपने देखा होगा, आप बहुत जो लोग गांव में रहते हैं, जैसे हम लोग तो भाई गांव के रहने वाले लोग हैं, हम लोग तो गन्ने की खेती करते हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई गन्ने का रस कैसा होता है। तो जो गन्ने का रस होता है, गन्ने का जूस होता है, उससे भी जो होता है हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो गन्ने का जूस होता है उसमें क्या होता है, दिस कंटेन अबाउट 50% शुगर, उसमें जो होता है ना अबाउट 50% शुगर रहता है। ठीक है, इट इज़ डायल्यूटेड टू अबाउट 10% सॉल्यूशन। इसको अब हम लोग डाइल्यूट बनाते हैं, मतलब उसमें वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, इट इज़ डाइल्यूटेड टू अबाउट 10% सॉल्यूशन एंड ईस्ट इज एडेड एंड केप्ट फॉर अबाउट 2-3 days। मतलब जो गन्ने का जूस है या गन्ने का जो रस है उसमें 50% शुगर है। ठीक है, जाहिर सी बात है, शुगर उसी गन्ने के रस से तो शुगर भी बनता है, तो जाहिर सी बात है उसमें शुगर ज़्यादा है। ये बेटा ना जो देहात के बच्चे होंगे, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग उसको फेस टू फेस देख रहे हैं ना, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है। जो गांव के बच्चे होंगे वो भी समझ आ रहे होंगे, लेकिन जो शहरी इलाके के बच्चे हैं वो लोग थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे। गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का जो जूस होता है, उसमें 50% शुगर होता है, उसको हम लोग डाइल्यूट बनाते हैं अबाउट 10% सॉल्यूशन एंड ईस्ट इज एडेड। उसमें हम लोग ना 10% तक उसको डाइल्यूट बनाते हैं, यानी उसमें वाटर डिसॉल्व करवाते हैं और डालते हैं, और उसमें क्या ऐड करते हैं, ईस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड केप्ट फॉर अबाउट 2-3 days। उसको हम लोग 2 से 3 दिन तक कहीं डार्क प्लेस में रख देते हैं। ठीक है, ईस्ट बोथ ऑफ विच हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब उसको हम लोग 2 से 3 दिन तक क्या करते हैं, कहीं एक अच्छे से डार्क वाले प्लेस पे रख देते हैं। सप्लाई द एंजाइम
ये जो ईस्ट होते हैं ना उसको एंजाइम देते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो होते हैं ना बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का काम करते हैं। ईस्ट जो होते हैं एंजाइम्स जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं ये, ठीक है। तो ये ईस्ट प्रोवाइड करते हैं सप्लाई। जो ईस्ट है ना वो एंजाइम प्रोवाइड करता है, इनवर्ट्स माल्टेस एंड जाइमेस। तो वो क्या होता है, जो ईस्ट आपने उसमें ऐड किया वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, उसको माल्टोस में जाइमेस में चेंज कर देते हैं, माल्टोस एंड जाइमेस। द एंजाइम इन्वर्ट्स हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मतलब सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज ये ना बेटा एक तरह का शुगर है, सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। सुक्रोज होता है इस एंजाइम की वजह से, देखिए आपने शुगर के सॉल्यूशन को क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, उसमें फिर ईस्ट डाल दिया। ईस्ट जो होते हैं एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं जो हमारा शुगर मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था शुगर वाला उसको माल्टोस और जाइमेस में चेंज कर देते हैं, एंजाइम इन्वर्ट। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सुक्रोज को, देखिए यहाँ पे ये सारे बायो के पार्ट्स हैं बेटा, बायो वाले स्टूडेंट अच्छे समझ रहे होंगे। सुक्रोज जो होता है उसको ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में चेंज कर देते हैं। द एंजाइम जाइमेस कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज टू एथेनॉल। अब ये जो जाइमेस है ना, द एंजाइम जाइमेस, एंजाइम जाइमेस उसका नाम है एक एंजाइम का, ये जो होता है कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज टू एथेनॉल। उसमें जो ग्लूकोज थे और जो फ्रक्टोज थे उसी को एथेनॉल में चेंज कर देते हैं। ये जो जाइमेस एंजाइम है ना, जाइमेस एंजाइम ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किस में चेंज कर देता है, एंजाइम में चेंज कर देता है, ठीक है। अब ये देखिए ये सुक्रोज है बेटा, सुक्रोज का मतलब चीनी हो गया, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। इन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जो हैं एक ही फॉर्मूला होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज यही है। इसको फिर जाइमेस ने किस में चेंज कर दिया, एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा गन्ने का जूस होता है, गन्ने का रस होता है, उससे भी हम लोग जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन इंडस्ट्रियल फील्ड, मतलब इंडस्ट्री को चलाने के लिए काफ़ी लार्ज अमाउंट में। ये लैब प्रोसेस नहीं है, लैब में आप इतने बड़े प्रोसेस को नहीं कर सकते हो, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। और जब यहाँ से अल्कोहल बनकर सामने आएगा ना काफ़ी लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल जो होंगे इस मेथड से प्रिपरेशन हो सकते हैं। द फर्मेंटेड लिक्विड विच कंटेन अबाउट 8 to 10% एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है इससे, ठीक है। तो अब देखिए द फर्मेंटेड लिक्विड विच कंटेन अबाउट 8 to 10% एथेनॉल इज कॉल्ड वास। इट इज़ फ्रैक्शनली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वास कहते हैं। डिस्टिल्ड टू रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेनिंग 95.6% alcohol further dehydrates with quicklime and distilling with sodium or calcium gives 99.8% alcohol containing 99.8% alcohol। मतलब ये बेटा कि जो हमारा शुगर वाला लिक्विड है उसमें 8 से 10% जो होता है एथेनॉल होता है, ठीक है। इज कॉल्ड वास, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास कहते हैं, ठीक है। डिस्टिल्ड टू रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेनिंग 95.6% एल्कोहल। अब उसको हम लोग डिस्टिल्ड कर देते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट के साथ, तो वो 95.6% जो होता है एल्कोहल दे देता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल इस मेथड से केवल एथेनॉल का ही फॉर्मेशन हो सकता है, मेथेनॉल या प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और ये जो एथेनॉल है यही जो है पीने के लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो वास से जो है हमारा एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो मेन हमारा ये है कि जो हमारा साल्ट क्या कहते हैं, फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन दिस कंटेन अबाउट, वो जो होता है 50% उसमें शुगर होता है, इट डायलूटेड अप टू 10%, उसको डायलूट बनाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, फिर उसमें ईस्ट मिला करके 2-3 दिन तक रख दिया जाता है। और फिर ये जो ईस्ट है बोथ ऑफ विच है द मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, मतलब ईस्ट का जो फार्मूला है वो बताया जा रहा है। सप्लाई द एंजाइम, जो ईस्ट है ना वो उसमें एंजाइम सप्लाई करता है, एंजाइम जो होते हैं वही उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं उसी को एथेनॉल में चेंज कर देते हैं। आई बात समझ में। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ऑफ एल्कोहल, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे जो है एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च, जो स्टार्च होते हैं उससे भी एथेनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है।
ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है बेटा, ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है, क्योंकि इससे भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो एथेनॉल है वो बन पाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इंडस्ट्रियल मेथड है। देखिए क्या है, एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। एथेनॉल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इंडस्ट्री फ्रॉम स्टार्ची सब्सटेंस लाइक पोटैटो एक्सेट्रा। Substance are made into paste by heating with superheated steam at about 335 Kelvin and malt is added. The malt contain the enzyme digest which convert starch into maltose। मतलब ये देखिए, जैसे पोटैटो हो गया, आलू, जौ हो गया, जौ आपने देखा नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, लेकिन जो गांव के लोग होंगे हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि भाई जौ क्या है। जौ से भी बनता है, पोटैटो से भी बनता है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च पाया जाता है। वैसे तो जितनी भी खाने की चीज़ें लगभग सब में स्टार्च थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में है ही, लेकिन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च पाया जाता हो उससे भी हम लोग जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो हो गया, बर्ली हो गया एक्सेट्रा। अब पोटैटो से क्या करते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, आर मेड इनटू पेस्ट। पहले जो स्टार्ची सब्सटेंस होते हैं, जैसे पोटैटो ही हो गया, उसको हम लोग पेस्ट बना लेते हैं, जैसे चोखा होता है आलू का चोखा, उस तरह का पेस्ट बना लेते हैं। बाय हीटिंग विथ सुपर हीटेड स्टीम, उसको ना स्टीम से उसको हम लोग जो है पेस्ट के फॉर्म में चेंज करते हैं। अबाउट 335 केल्विन एंड माल्ट इज एडेड। माल्ट जो है उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग पहले पेस्ट बनाते हैं, गर्म करके पेस्ट बनाते हैं, लेकिन गर्म करने का तरीका ये है कि उसको स्टीम से आपको गर्म करना है। फिर उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, माल्ट ऐड कर देते हैं। द माल्ट कंटेन एंजाइम, जो माल्ट है वो एंजाइम को कंटेन करता है, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। जो एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टोस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है हमारा ग्लूकोज टाइप का कोई चीज़ है, लेकिन हम लोग स्टार्च कह रहे हैं, ग्लूकोज का फार्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो ये स्टार्च का फार्मूला है, ठीक है। ये स्टार्च है C6H10O5N, कोई भी नंबर हो सकता है, स्टार्च है। उसको हमने H2O डाइजेस्ट किया तो ये हमारा माल्टोस बन गया, जो देखिए एक तरह का ग्लूकोज ही है, चीनी ही है, माल्टोस, ठीक है। The product is cooled to about 305 Kelvin and yeast is added. It gives enzyme maltase which convert maltose to glucose. उसको फिर हम लोग ठंडा कर देते हैं, ठीक है। और वो जो होता है ईस्ट इज एडेड, ठंडा करने के बाद उसमें ईस्ट ऐड करते हैं। पहले वाले हीट करके उसमें हमने क्या ऐड किया था, माल्ट ऐड किया था। हीट किया था तो क्या ऐड किया था, माल्ट। और जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, ईस्ट ऐड कर देते हैं। इट गिव्स एंजाइम, ये जो होता है एंजाइम देता है। देखिए ये माल्टोस है, उसमें हमने वाटर ऐड किया, माल्टेस, और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। विच कन्वर्ट माल्टोस टू ग्लूकोज। अब देखिए द एंजाइम जाइमेस ऑल्सो प्रोवाइड बाय ईस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। अब ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है, एथेनॉल में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। देखिए वाइन मेकिंग ग्रेप्स, अंगूर से भी शराब बनते हैं। ये तो कहा जाए तो पूरा शराब बनाने की विधि आप लोग पढ़ रहे हैं, वाइन कैसे बनता है, शराब कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट एज ग्रेप्स ripen the quantity of sugar increases and the yeast grow on the skin of the grapes. When the grapes are crushed, sugar and enzyme come into contact and fermentation start. Fermentation take place under anaerobic conditions, that is in the absence of air. During fermentation CO2 is released। मतलब जो वाइन होता है उससे वो कैसे बनता है, ग्रेप्स से बनता है। ग्रेप्स में देखिए, ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। जो ग्रेप्स होता है उसमें शुगर होता है और ईस्ट होता है। एज ग्रेप्स रिपेन, जब ग्रेप्स जो होता है पक जाता है, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज, उसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर जो होता है इंक्रीज होता है। जब तक अंगूर खट्टे हैं तब तक उसमें शुगर का अमाउंट कम है, जाहिर सी बात है। जब पक जाएंगे तो उसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है। एंड ईस्ट ग्रोज ऑन द स्किन ऑफ द ग्रेप्स, जब वो पक जाता है ना तो ईस्ट जो होते हैं और ग्रो करने लगते हैं उसके स्किन पे, जो होते हैं जो ग्रेप्स होता है उसके स्किन पे जो होते हैं ये आपके जो ईस्ट आते हैं वो आ जाते हैं। व्हेन द ग्रेप्स आर क्रस्ड शुगर एंड एंजाइम्स कम कॉन्टैक्ट, जब ग्रेप्स को हम लोग क्रश कर देते हैं, मतलब उसको क्या करा जाए, मिक्स कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, पीस देते हैं, तो पीसते हैं तो क्या होता है, शुगर एंड एंजाइम्स जो होते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट, तब वहाँ पे फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है जब शुगर और ईस्ट जो है, शुगर क्या है, शुगर
क्या है, ग्रोज एंड ग्रेप्स व्हेन द ग्रेप्स आर क्रश्ड, शुगर एंड एंजाइम्स, शुगर और एंजाइम्स जो होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनोब्रिक कंडीशन, मतलब फर्मेंटेशन जो होता है एक ऐसी जगह पे करवाया जाता है जहाँ पे एयर ना हो, और वैसे सिचुएशन में CO2 गैस जो होता है रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से भी एथेनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। जनरली बेसिकली हम लोग जानते हैं बेटा क्या पढ़ रहे हैं, एथेनॉल यानी वाइन है, ये शराब है, ये लोग पीने के लिए शराब यूज़ करते हैं ना, दिस इज वाइन, ठीक है। तो ये हमारा एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन एल्कोहल का, फिर कहा जाए तो क्या कहा जाए, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एल्कोहल के, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब जो है एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, तो ये हम लोग जो है अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुका है मुझे और मतलब बहुत सारे काम भी करने हैं, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अब हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे, और कल के वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक होगा दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे एंड देन इट्स यूज़। उसके बाद जो है हमारा फिनॉल स्टार्ट होगा। और मैंने पहले ही कहा है बेटा कि ये जो चैप्टर है ना बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, और इसकी एक एक चीज़ को आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो है इससे कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़ा दिक्कत होता है समझने में, तो इसलिए हर टॉपिक को आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी बेटा फिर से कि भाई आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, आप किस तरह पढ़ना चाहते हैं, और वीडियो के अंदर जो भी कमी हो जिससे उस कमी को दूर करके मैं अपने चैनल को और ग्रो कर सकूं और आगे ले जा सकूं, वो बातें मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के थ्रू। और आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट जो है, आपका लाइक जो है, आपका सब्सक्राइब जो है, वही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकूँ। इसलिए कमेंट करना ना भूलें।